दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पंक हैजार्ड में सीजर क्लाउन को हराने के बाद उसको कैप्चर करके लॉ के साथ स्ट्रॉ हेड्स अब ड्रेसरोसा आइलैंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहां पे डोफ्लेमिंगो राज करता है। और इस सफर में उनके साथ किनेमोन और मोमोनोस के भी शामिल हैं, क्योंकि उनको ड्रेसरोसा में अपने एक साथी को ढूंढना है। तो स्वागत है आप सभी का हमारी वन पीस की एक और न्यू हिंदी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग वन पीस का ड्रेसरोसा आर्क कवर करने वाले हैं, जो की एनिमे के एपिसोड 629 से 746 तक और मांगा के चैप्टर 700 से 801 तक की स्टोरी कवर करता है। तो भाई लॉ के कहे अनुसार डोफ्लेमिंगो वो अपनी वॉरलॉर्ड की पोजीशन से रिजाइन दे देता है और ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है, जिसके बाद लॉ डोफ्लेमिंगो को सीजर को उसके हाथ सौंपने के लिए ग्रीन बिट आने के लिए बोलता है। साथ ही साथ डोफ्लेमिंगो लूफी को एक बात बोलता है कि उसके पास एक काफी स्पेशल चीज है जो कि लूफी किसी भी हालत में उससे हासिल करना चाहेगा। तो लॉ और लूफी के अलायंस की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है, बट ये अकेले नहीं होते जिन्होंने आपस में मिलकर अलायंस बनाया होता है, क्योंकि दूसरी तरफ किड, अप्पू और हॉकिंस भी मिलके एक योंको को मारने के लिए अलायंस बना लेते हैं। बट ये लोग किस पर्टिकुलर योंको को मारने वाले हैं ये हमको फिलहाल नहीं बताया जाता। तो भाई नेवी हेडक्वार्टर में हमको करंट के सारे वॉरलॉर्ड दिखाए जाते हैं और हमको बताया जाता है कि टाइम स्किप के दौरान बगी द क्लाउन भी अब एक वॉरलॉर्ड बन चुका है। दूसरी तरफ आका इनो लूफी और लॉ से निपटने के लिए ड्रेसरोसा में एक न्यू अपॉइंटेड वॉरलॉर्ड फुजीतोरा को भेज देता है। वहीं डोफ्लेमिंगो अपने साथियों को एक स्पेशल डेविल फ्रूट दिखाता है, जो कि लूफी के भाई एस का मेरा नोमी होता है, और लूफी को फंसाने के लिए वो कोरिडा कोलोसियम में एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराता है, जिसके विनर को ये डेविल फ्रूट इनाम में दिया जाएगा। तो फाइनली लूफी और उसका क्रू ड्रेसरोसा पहुंच जाते हैं और यहाँ आके ये लोग 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। पहला ग्रुप जिसमें लूफी, जोरो, सांजी, किनेमोन और फ्रैंकी होते हैं, इनका मिशन होता है स्माइल फैक्ट्री को ढूंढ के डिस्ट्रॉय करने का। दूसरा ग्रुप जो कि लॉ लीड करता है, उसके साथ रॉबिन और उसॉप होते हैं, जो कि फ्रैंकी को हैंड ओवर करने के लिए ग्रीन बिट की ओर जाते हैं। और लास्ट में नामी, ब्रू, चॉपर और मोमोनोस के यहीं पे शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए रुक जाते हैं। तो भाई लूफी का ग्रुप सीधा एक रेस्टोरेंट में अपनी पेट पूजा करने के लिए जाता है, जहाँ पे एक अंधा व्यक्ति वहीं बाजू में डोफ्लेमिंगो के साथियों के साथ जुआ खेल रहा होता है। और क्योंकि वो अंधा होता है तो वो लोग उसका फायदा उठा के उसको वहाँ बेवकूफ बना रहे होते हैं, बट लूफी जाके उसको बता देता है कि भाई तेरे साथ चीटिंग हो रही है, जिसके बाद वो अपनी पावर से डोफ्लेमिंगो के सारे आदमियों को एक गड्ढे के अंदर गिरा देता है। जाने से पहले लूफी उससे पूछता है कि ब्रो अपना नाम तो बता के जा, बट वो व्यक्ति लूफी को बोलता है कि भलाई इसी में है कि वो यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी रिवील ना करे। और आगे चल के हमको पता चलता है कि ये हमारा न्यूली अपॉइंटेड नेवी एडमिरल फुजीतोरा है, जिसको आका इनू ने लॉ और लूफी से निपटने के लिए यहाँ पे भेजा हुआ है। दोस्तों फुजीतोरा के पास जूसी नोमी नाम का डेविल फ्रूट की पावर्स हैं, जिसकी मदद से वो ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है। इसी बीच कुछ लोग यहाँ पे जोरो की एक शॉर्ट सुई को चुरा के भाग जाते हैं, जिसको ढूंढने के लिए जोरो उनके पीछे जाता है और सांजी जोरो के पीछे। और उन डोफ्लेमिंगो के आदमियों से पूछताछ करते हुए लूफी और फ्रैंकी को पता चलता है कि कोरिडा कोलोसियम में लूफी के भाई एस के डेविल फ्रूट मेरा नोमी के लिए एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जब जोरो का पीछा कर रहा होता है तो उसकी मुलाकात यहाँ पे काफी सुंदर महिला जिसका नाम वायोला होता है उससे होता है, और जोरो को छोड़ के वो उसके पीछे पड़ जाता है। दोस्तों टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए लूफी और फ्रैंकी कोरिडा कोलोसियम पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक टॉय सोल्जर से होती है। अब लूफी अपने नाम से तो इस टूर्नामेंट में एंटर कर नहीं सकता, इसलिए वो लूसी के नाम से इस टूर्नामेंट में एंटर करता है और डोफ्लेमिंगो के जाल में फंस जाता है। दोस्तों फ्रैंकी उस टॉय सोल्जर से स्माइल फैक्ट्री के बारे में पूछता है और उसकी लोकेशन बताने के लिए बोलता है, क्योंकि वो लोग यहाँ उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं। दोस्तों इस टूर्नामेंट में दुनिया भर से काफी सारे स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हिस्सा ले रहे हैं और उन सब का मिशन यहाँ पे एस के डेविल फ्रूट की पावर को हासिल करना है, जिसमें से एक है कैवेंडिश, जो कि काफी फेमस पायरेट है, बट वो वर्स्ट जनरेशन के पायरेट से काफी ज्यादा हेट करता है, क्योंकि उन्होंने आके उसका सारा फेम छीन लिया, जिसमें लूफी भी शामिल है और वो उनको जान से मारना चाहता है। इसी बीच लूफी की नजर एक स्टोन स्टैच्यू पे जाती है। फिर वहाँ पे एक लड़की आके लूफी को बताती है कि ये स्टैच्यू एक लेजेंडरी ग्लैडिएटर काइरोस की है, जो कि कोलोसियम में अनडिफीटेड था, बट काफी सालों पहले वो अचानक से गायब हो गया। और इस लड़की का नाम दोस्तों रेबेका होता है, जो लूफी के जैसे ही इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने आई है और वो मेरा नोमी फ्रूट को जीत के डोफ्लेमिंगो को मारना चाहती है। तो टूर्नामेंट स्टार्ट होने के पहले सभी पार्टिसिपेंट्स को 4 ब्लॉक A, B, C, D में डिवाइड कर दिया जाता है और लूफी हमारा ब्लॉक C में होता है।
कुछ ही देर बाद हमको ब्लॉक ए के मुकाबले का रिजल्ट मिल जाता है, जिसमें जीजस बर्गेस जो कि ब्लैक बियर्ड पायरेट्स का हिस्सा है वो इसको जीत जाता है। और जीतने के बाद वो लूफी से मिलके उसकी बात ब्लैक बियर्ड से कराता है, जिसमें ब्लैक बियर्ड लूफी से बोलता है कि वो उसके भाई एस का फ्रूट लेके रहेगा। जिसके जवाब में लूफी ब्लैक बियर्ड को बोलता है कि कुछ भी हो जाए मैं तेरे जैसे आलतू फालतू लोगों को अपने भाई का फ्रूट लेने नहीं दूंगा। लूफी की मुलाकात बेलेमी से भी होती है, जिसको उसने एक घूंसे में स्काइपिया सागा में निपटा दिया था, बट वो इस बार पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। दूसरी तरफ दोस्तों हमारे सीजर को हैंड ओवर करने वाला ग्रुप ग्रीन बिट की तरफ आगे बढ़ रहे थे, बट वो ये चीज देख के शॉक हो जाते हैं कि डोफ्लेमिंगो के वॉर लॉर्ड की पोजीशन से रिजाइन करने के बाद भी यहाँ के लोग इतने स्ट्रेस फ्री और काम कैसे हैं। और कुछ ही देर बाद उनकी नजर यहाँ पे CP0 के कुछ एजेंट्स पे पड़ती है, जो कि पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और ये लोग CP9 से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। वापस से अपने टूर्नामेंट में आए तो भाई बेलेमी यहाँ पे एक एक करके काफी सारे अपोनेंट्स को रिंग के बाहर भेजता रहता है, और कुछ लोग यहाँ पे अलायंस बना के एक व्यक्ति को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो कि किंग एलिजाबेलो द सेकंड होता है। और इसका फुली चार्ज पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो एक एम्परर को भी हरा सकता है। लूफी और कैवेंडिस के पास एक बूढ़ा इंसान जिसका नाम डॉन चिंजाओ होता है, वो आके लूफी से बोलता है कि बेटा तुम्हारे दादा गार्ब कैसे हैं। जिसके बाद वो लूफी पे अटैक करना स्टार्ट करता है, बट कैवेंडिस उसको रोकता है और उसको बताता है कि ये इसका नाम लूफी नहीं, ये तो लूसी है। फिर उसके पोते आके उसको रोकते हैं, उसको बताते हैं कि ये भी ब्लॉक सी में है और इससे हम वहाँ निपट लेंगे। बट भाई कैवेंडिस को जब पता चलता है कि लूसी दरअसल लूफी है, तो वो उसको ढूंढ के मारने के लिए निकल जाता है, और लूफी उन सब से बच के खिड़की के नीचे लटका हुआ रहता है। दोस्तों मुकाबले में हमको एक बहुत ही घिनौनी चीज देखने को मिलती है, जहाँ पे बार्थोलोमियो सबके सामने पानी में ही मूतने लगता है, जिसको देख के एक फिशमैन उसके ऊपर अपने फिशमैन कराटे से हमला करने की कोशिश करता है, बट उसका हाथ अचानक से ही वहीं टूट जाता है। बेलेमी भी जब बार्थोलोमियो पे अटैक करने जाता है तो वो भी एक इनविजिबल बैरियर से टकरा के वहीं पे घायल हो जाता है। बट दोस्तों कुछ ही देर में किंग एलिजाबेलो का पंच पूरा चार्ज्ड अप हो जाता है, जिसकी मदद से वो एक काफी खतरनाक शॉक वेव उत्पन्न करता है, जिससे सारे के सारे अपोनेंट्स वहीं पे डिफीट हो जाते हैं, और रिंग में सिर्फ वो और बार्थोलोमियो अकेले खड़े होते हैं। बट बार्थोलोमियो उसको अपने बैरियर की मदद से हरा देता है और ब्लॉक बी का विनर बन जाता है। भाई बार्थोलोमियो के पास बारी बारी नोमी डेविल फ्रूट की पावर है, जिसकी मदद से वो अपनी फिंगर को क्रॉस करके एक अनडिस्ट्रक्टेबल इनविजिबल बैरियर को क्रिएट कर सकता है। साथ ही साथ बार्थोलोमियो की एक और खास बात है कि वो हमारे स्ट्रॉ हेड का काफी बड़ा फैन है, और लूफी को तो वो अपना आइडल भी मानता है। सीजर को डोफ्लेमिंगो के हाथों सौंपने के लिए लॉ का ग्रोव फाइनली ग्रीन बिट पहुंच जाता है, जहां उनका सामना कुछ खतरनाक मछलियों से होता है। तो दोस्तों दूसरी तरफ सांजी जो कि वायोला के साथ घूम रहा होता है, उस पे डोफ्लेमिंगो के कुछ आदमी अटैक करते हैं, जिनसे वो बहुत ही आसानी से निपट लेता है। बट बाद में वाइला उसको धोखा देके पकड़ लेती है और उसको बताती है कि वो उसके बारे में सब जानती है और वो डोफ्लेमिंगो के लिए काम करती है। दूसरी तरफ रॉबिन और ऊसॉप को एक्सचेंज के 14 मिनट पहले नेवी शिप नजर आती है, और आइलैंड में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जब वो जाते हैं तो उनको काफी सारे नेवी ऑफिसर्स दिखते हैं, जिन पे कुछ अनवांटेड चीज हमला करती है। रॉबिन अपनी पावर से उनको पकड़ लेती है, और हमको पता चलता है कि ये तो काफी छोटे छोटे लोग होते हैं, और उन्हीं में से एक ने यहाँ पे जोरो की स्वॉर्ड भी चुरा के रखी थी, जो कि जोरो वापस से हासिल कर लेता है। बट जोरो ये देख के काफी हैरान हो जाता है कि ये लोग दिखने में भले ही काफी छोटे हों, बट इनके पास ताकत बहुत ज्यादा होती है। तो भाई सांजी जिसको वाइला ने पकड़ के रखा था, वो बताती है कि उसको डोफ्लेमिंगो ने उसको इंटेरिगेट करने के लिए भेजा था ताकि वो लॉ का सारा प्लान पता कर सके। बट जब वायलेट अपने डेविल फ्रूट की मदद से सांजी के दिमाग में झांकती है तो उसको सिर्फ ठर की ख्याल और लड़कियां ही दिखती हैं, जिसके बाद उसका तो मानो हृदय परिवर्तन हो जाता है। वायोला सांजी को बताती है कि वो डोफ्लेमिंगो का साथ सिर्फ इसलिए दे रही है क्योंकि उसको अपने पिता की जान बचानी थी, और वो बताती है कि उसके दोस्त लोग इस समय खतरे में हैं, और अपने डेविल फ्रूट की पावर से वो डोफ्लेमिंगो का सारा प्लान सांजी को बता देती है। रॉबिन और ऊसॉप यहाँ पे टोंटाटा ट्राइब्स के लोगों के द्वारा कैप्चर कर लिए जाते हैं, जहाँ पे लियो अपने डेविल फ्रूट की पावर से उन दोनों को जमीन से सिल देता है। बट
बट जब रॉबिन उनको बोलती है कि वो उनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो वो चुपचाप उनको फ्री कर देते हैं। भाई बहुत ही भोले वाले लोग रहते हैं यार ये लोग। और फाइनली हमारी सी ब्लॉक की बैटल जिसमें लूफी भी है वो स्टार्ट हो चुकी है। और दूसरी तरफ लॉ को सांजी बताता है कि डोफ्लेमिंगो ने वॉरलॉर्ड की पोजीशन से रिजाइन कभी दिया ही नहीं, जितना जल्दी हो सके वो ग्रीन बिट से निकल जाए, क्योंकि ये सब कुछ डोफ्लेमिंगो का ही एक प्लान है उसको कैप्चर करने का। बट दोस्तों देर हो चुकी थी, क्योंकि कुछ ही देर बाद फूजीतोरा सारे नेवी ऑफिसर्स के साथ वहां पहुंच जाता है और दूसरी तरफ से डोफ्लेमिंगो भी आ जाता है और लॉ यहाँ पे 2v1 सिचुएशन में आ जाता है। तो भाई बात ऐसी थी कि डोफ्लेमिंगो ने लॉ के कहने पे न्यूज़पेपर में वर्ल्ड गवर्नमेंट के द्वारा अपने वॉरलॉर्ड की पोजीशन से रेजिग्नेशन वाली खबर छपवा दी थी, बट उसने कभी अपनी वॉरलॉर्ड की पोजीशन से रिजाइन दिया ही नहीं था। और ये बात CP0 वाले पहले ही ड्रेसरोसा आके यहाँ के लोगों को बता देते हैं। इसी वजह से यहाँ के लोग इतने टेंशन फ्री होते हैं। लॉ जो कि अब डोफ्लेमिंगो और फूजीतोरा दोनों से फाइट अकेले कर रहा होता है। भाई उस फाइट में फूजीतोरा अपने डेविल फ्रूट की पावर से पूरा एक मीटियोर ही बुला लेता है लॉ पे हमला करने के लिए। और दूसरी तरफ जब सांजी को ये पता चलता है कि लूफी टूर्नामेंट में भाई एस के डेविल फ्रूट के लिए लड़ाई कर रहा है तो वो फ्रैंकी पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है। ऊसोप और रॉबिन की तरफ आए तो ऊसोप यहाँ पे अपनी औकात में आ जाता है, मतलब भाई झूठ बोलना स्टार्ट भाई का। वो यहाँ पे सारे टॉन टाटा ट्राइब्स के लोगों को बताता है कि वो यहाँ पे नॉलैंड का डिसेंडेंट है, वही जिसको हमने स्काइपियर सागा में देखा था। जिसके बाद टॉन्टाटा ट्राइब्स के लोग उसको बताते हैं कि नॉलन की वो काफी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उसने काफी सालों पहले उनकी कुछ बुरे लोगों से जान बचाई थी। और उसके बाद वो ऊसोप को ऊसोलैंड नाम से बोलने लगते हैं और ऊसोप को अपने इस मिशन का लीडर भी घोषित कर देते हैं। और ऊसोप को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसका ये एकजुट इतना बड़ा सीन क्रिएट कर सकता है। तो भाई टॉन्टाटा ट्राइब्स के लोग भी यहाँ पे डोफ्लेमिंगो को हरा के यहाँ से भगाना चाहते हैं, क्योंकि डोफ्लेमिंगो उनके ट्राइब के 500 से ज्यादा लोगों को कैद करके उनको जबरदस्ती स्माइल नाम के आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट की खेती करने पे मजबूर कर रहा है, क्योंकि इन लोगों के पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे वो किसी भी चीज को उगा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंकी अपने नए फ्रेंड टॉय सोल्जर से ड्रेसरोसा का पास्ट जानता है, तो वो टॉय सोल्जर एक्सप्लेन करता है कि इस आइलैंड के सारे टॉयज भी पहले इंसान हुआ करते थे, बट डोफ्लेमिंगो के आने के बाद ये सब कुछ बदल गया। और जब भी कोई टॉय में कन्वर्ट होता है तो उससे जुड़ी सारी मेमोरीज लोगों के दिमाग से गायब हो जाती है, जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और ये सब कुछ डोफ्लेमिंगो के ग्रुप में एक बच्ची कर रही है जिसके पास एक डेविल फ्रूट की पावर है, जिसकी मदद से वो काफी सारे लोगों को टॉय में कन्वर्ट कर चुकी है, जो आगे चल के डोफ्लेमिंगो की फैक्ट्री में जबरदस्ती मजदूरी करते हैं। दोस्तों शुगर के पास हॉबी नोमी डेविल फ्रूट्स की पावर है, जिसकी मदद से वो जिस भी इंसान को टच करती है वो टॉय में कन्वर्ट हो जाता है। और जब भी कोई इंसान टॉय में कन्वर्ट होता है तो उससे जुड़ी सारी यादें सभी लोगों के मन से गायब हो जाती हैं। टॉय सोल्जर टॉन्टाटा ट्राइब्स और स्ट्रॉ हेड्स के साथ मिलके शुगर को हराने का प्लान बनाते हैं। और टॉय सोल्जर एक्सप्लेन करता है कि आज से 10 साल पहले डोफ्लेमिंगो अचानक से यहाँ आ गया और उसने किंग रिकू को बोला कि या तो वो अपना राज्य उसको सौंप दे, नहीं तो उसको 10 बिलियन बेरीज दे, जिसके बाद वो चुपचाप यहाँ से निकल जाएगा। और इतनी बड़ी अमाउंट को इकट्ठा करने के लिए किंग रिकू अपने प्रजा के पास मदद के लिए गया, जिसके बाद डोफ्लेमिंगो सही टाइम आने पे अपने डेविल फ्रूट की स्ट्रिंग्स की मदद से किंग रिकू को अपने इशारों पे नचाने लगा और उनके ही हाथों से उनके ही प्रजा पे अटैक करवाने लगा। जिसके बाद पूरे ड्रेसरोसा के लोग किंग रिकू और उसकी फैमिली से नफरत करने लगे और डोफ्लेमिंगो यहाँ का नया राजा बन गया। दोस्तों टॉय सोल्जर सबको बताता है कि किंग रिकू अभी भी जिंदा है, क्योंकि उनकी छोटी बेटी वायोला ने यहाँ डोफ्लेमिंगो के साथ काम करने के लिए उसका साथ दिया। बदले में डोफ्लेमिंगो ने किंग रिकू को जिंदा रखा। वो ये भी एक्सप्लेन करता है कि भले ही यहाँ के लोग टॉय में कन्वर्ट हो चुके हैं, बट उनकी मेमोरी अभी भी है, जिसकी वजह से उनके अंदर डोफ्लेमिंगो के खिलाफ इस जंग में उनका साथ देने के लिए एग्रेशन भरा हुआ है। लियो सबको बताता है कि डोफ्लेमिंगो ने न सिर्फ उनके साथियों को बल्कि उनकी क्वीन को भी किडनैप करके रखा हुआ है और ये सभी लोग उनकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो कि कोरिडा कोलोसियम के जस्ट नीचे है, जहाँ पे लूफी इस समय फाइट कर रहा है। नामी के ग्रुप पे शिप पे डोफ्लेमिंगो पायरेट्स की एक मेंबर जोरा हमला कर देती है, जिसके पास एटो नोमी डेविल फ्रूट की पावर है, जिसकी मदद से वो सभी को यहाँ पेंटिंग में कन्वर्ट कर देती है। बट ब्रू अपना दिमाग चला के उससे अपनी तलवार वापस ले लेता है, जिससे
वो उसको हरा देता है और उसकी बची कुची हालत की बैंड मोमोनोसुके बजा देता है। वापस से अपने टूर्नामेंट पे आए तो यहाँ पे लूफी का मुकाबला डॉन जिनजाओ से हो रहा होता है और इस मुकाबले में ये दोनों अपनी अपनी कॉन्करर्स हाकी को यूज करते हैं और हमको पता चलता है कि डॉन जिनजाओ के पास काफी सारा खजाना था जो कि वो एक विशाल आइस ब्लॉक के नीचे कैद करके रखता था और उस खजाने को सिर्फ वो ही एक्सेस कर सकता था अपने पॉइंटी हेड से सारी बर्फ को चीर के। बट एक दिन उसकी मुलाकात गार्प से हुई जिसके साथ मुकाबले में गार्प ने उसके पॉइंटी हेड को पिचका दिया, जिसके बाद वो अपने खजाने को ही अपनी वेल्थ को ही एक्सेस नहीं कर पा रहा था और इसी की वजह से वो गार्प से काफी ज्यादा निराश हो गया और उसके प्रति उसको काफी ज्यादा गुस्सा भी आने लगा। बट लूफी ना सिर्फ जिनजाओ को इस मुकाबले में हराता है बल्कि उसके पॉइंटी हेड को भी सही कर देता है, जिसके बाद वो लूफी के प्रति काफी लॉयल बन जाता है। वो लूफी को ढूंढ के उसको थैंक्स बोलने की कोशिश करता है बट लूफी उससे बच के भागता है और आगे चल के उसको रेबेका मिलती है जो कि उसके लिए खाना खरीद के देती है। बट चुपके से वो लूफी को यहाँ मारना चाहती थी बट लूफी उससे बच जाता है, जिसके बाद निराश होके रेबेका उसको सॉरी बोलती है और उसको बताती है कि डोफ्लेमिंगो की यहाँ आने के बाद उसके साथी किंग रिगू की फैमिली को टोटल मारने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। इसी के लिए वो और उसकी माँ हमेशा इधर उधर भटकते रहते हैं बट क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ खाना नहीं खाया था इसलिए सनफ्लावर फील्ड में उसकी माँ उसको छोड़ के खाने की खोज में निकल जाती है। बट 2 दिन तक वो वापस नहीं आती और फिर 2 दिन बाद वो टॉय सोल्जर उसकी माँ को लेके आता है जो कि अब मर चुकी है, जिसके बाद वो सारी जिंदगी उस टॉय सोल्जर के साथ ही ट्रेनिंग करते हुए बिता देती है। वापस से अपनी करंट टाइम पे आए तो फाइनली डी ब्लॉक के मैचेस स्टार्ट हो चुके हैं जिसमें रेबेका भी शामिल है और जैसे ही रेबेका रिंग में जाती है सभी लोग उसको बू करने लगते हैं क्योंकि वो फॉर्मर किंग की पोती है जिसने यहाँ के लोगों के साथ अच्छा नहीं किया था, जिसको देख के लूफी को भी काफी गुस्सा आता है। बट दोस्तों मुकाबले में रेबेका अपनी सूझबूझ से काफी सारे ओपोनेंट्स को एलिमिनेट कर देती है। बट फिर हमको इस मुकाबले में एक नया ट्विस्ट देखने को मिलता है क्योंकि कैवेंडिश के अंदर दोस्तों एक और स्प्लिट पर्सनैलिटी मौजूद रहती है जिसका नाम हकूबा होता है, जिसके द्वारा वो सारे के सारे अपोनेंट्स को एलिमिनेट कर देता है। बट इससे पहले कि वो रेबेका पे अटैक करे वो वापस से सो जाता है और रेबेका इस राउंड की विनर बन जाती है। दोस्तों लॉ जो कि यहाँ पे फूजीतोरा और डोफ्लेमिंगो दोनों के साथ अकेला लड़ रहा होता है, वहाँ पे डोफ्लेमिंगो लॉ को एक्सप्लेन करता है कि उसकी फैमिली ड्रेसरोसा में रिकू फैमिली के पहले रूल करती थी बट 800 साल पहले जब 20 में से 19 देशों ने मिलके वर्ल्ड गवर्नमेंट को फॉर्म किया तो उसमें डोन कियोटे फैमिली मैरीजोआ में जाके सेटल हो गई और रिकू फैमिली ने यहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर दिया और 10 साल पहले उसने यहाँ वापस आके अपनी फैमिली का रूल वापस से कायम किया और वॉरलॉर्ड के साथ साथ वो एक सेलेस्टियल ड्रैगन भी है, ये उसने कंफर्म किया। खैर सांजी जोरो और किनेमोन को मिलके उनको टॉय फैक्ट्री का मैप देता है और खुद नामी को प्रोटेक्ट करने के लिए शिप की ओर निकल जाता है। इत्तेफाक से जोरो की मुलाकात यहाँ पे स्ट्रॉ हेड्स के सबसे बड़े फैन बार्थोलोमियो से हो जाती है जो कि उनको लूफी को ढूंढ के जोरो का मैसेज उस तक डिलीवर करने का प्रॉमिस करता है। लॉ जो कि अधमरा हो चुका है वो अपनी आधी बची कुची हालत से सीजर को लेके शिप की ओर निकलने का फैसला करता है बट डोफ्लेमिंगो उसका प्लान समझ जाता है और उसके पहले ही वो शिप में जाके उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। बट लास्ट मोमेंट पे सांजी आके डोफ्लेमिंगो से यहाँ फाइट करना स्टार्ट कर देता है बट डोफ्लेमिंगो सांजी के ऊपर हावी पड़ता है और इससे पहले कि वो मार दे उसको लॉ अपनी पावर से सीजर और सांजी दोनों को शिप में टेलीपोर्ट कर देता है। बट दूसरे ही पल फूजीतोरा अपनी पावर से उनके ऊपर एक नेवी शिप गिराने की कोशिश करता है जिससे वो बच जाते हैं। लॉ सबको बोलता है कि यहाँ से एक ऐसे एरिया में चले जाएं जहाँ पे बादल ना हो, नहीं तो डोफ्लेमिंगो अपने डेविल फ्रूट की स्ट्रिंग्स को यूज करके बादलों में अटैच करके उड़ते हुए उन तक हमेशा पहुंच ही जाएगा। तो भाई डोफ्लेमिंगो के पास ईतो नोमी नाम के डेविल फ्रूट की पावर्स हैं जिसकी मदद से वो काफी सारी स्ट्रिंग्स को क्रिएट कर सकता है जिसके द्वारा वो किसी भी व्यक्ति को अपने इशारों में कठपुतलियों की तरह भी नचा सकता है और ये स्ट्रिंग जो कि उसके डेविल फ्रूट के द्वारा क्रिएट होती हैं वो रेजर शार्प होती हैं और अनब्रेकेबल भी होती हैं। लॉ हमारी सनी प्रोटेक्शन टीम जिसमें अब सांजी भी शामिल है उन सभी को जो आइलैंड की तरफ जाने के लिए बोलता है जहां उसका बाकी का क्रू मौजूद है, जिसके बाद नामी और सभी लोगों को देव बस्ट का यूज करके यहाँ से निकल जाते हैं। टूर्नामेंट के सारे इंजर्ड फाइटर्स को एक अननोन अंडरग्राउंड प्रिजन में कैद करके रखा
जाता है और यहाँ हमको एक बंदा दिखता है जो कि टूर्नामेंट में रिकी के नाम से फाइट कर रहा था, बट वो आगे चल के ड्रेसरोसा का फॉर्मर किंग रिकू डोल्डो द थर्ड है हमको पचलता है और वहाँ मौजूद सभी लोग उसको देख के उसके सामने सर झुकाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद ऊपर से एक अननोन गम आती है जो कि चिन चाओ के बेटे साई को उठा के ऊपर ले जाती है और कुछ ही देर बाद साई एक रूम से टॉय बन के बाहर आता है। दूसरी तरफ डोफ्लामिंगो लॉ को कैप्चर करके ड्रेसरोसा में सारी पब्लिक के सामने गोली मार देता है और सबको बताता है कि इसी ने उसके रेजिग्नेशन की खबर दुनिया भर में फैलाई थी। जिसके बाद जोरो उस पे अटैक करने जाता है, बट फुजितोरा आके जोरो को अपनी पावर्स के थ्रू रोक लेता है और फुजितोरा और लॉ वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद वहां मौजूद नेवी ऑफिसर से जोरो और किनेमोन निपटते हैं। जोरो लूफी को जल्द से जल्द कोलोसियम से बाहर आके सिचुएशन हैंडल करने के लिए बोलता है, बट भाई इनसे ज्यादा खराब हालत तो यहाँ सांजी और नामी के ग्रुप की है, जहाँ पे बिग मॉम पायरेट्स के शिप आ जाती है जिसमें पैकॉम और टोमाको होते हैं और वो लोग यहाँ पे सीजर को कैप्चर करने के लिए आए थे। जहाँ सीजर बताता है कि उसने बिग मॉम से काफी सारा पैसा रिसर्च फंड्स के नाम पे इकट्ठा किया था और इसलिए वो लोग उसको यहाँ लेने आए हैं। सांजी ये सारी सिचुएशन लूफी को बताता है और लूफी उनको ऑर्डर देता है कि वो लोग यहाँ से सीधा जो की ओर निकल जाएं और वो उन तक तभी पहुंचेगा जब वो यहाँ पे सारी सिचुएशन को सही करेगा और लॉ को यहाँ से बचा लेगा। जिसके बाद लूफी कोलोसियम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता रहता है, बट उसको एक मिस्टीरियस पर्सन आके बोलता है कि भाई मुझे एस का डेविल फ्रूट खाने की परमिशन दे। जिसको लूफी गुस्से में रिप्लाई करता है कि उसके सिर्फ 2 ही भाई हैं और वो दोनों मर चुके हैं। ध्यान से देखने के बाद लूफी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो बंदा दरअसल साबो है, जो कि लूफी की तरह हम सबको लगा था कि मर चुका है, बट वो यहाँ पे जिंदा उसके सामने खड़ा होता है। जिसको देख के लूफी इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है उसको जिंदा देख के कि उसके आंसू ही नहीं रुकते। तो जब सेलेस्टियल ड्रैगन ने साबो की शिप पे हमला किया था तो उसकी शिप तो वहाँ डिस्ट्रॉय हो गई थी, बट साबो वहाँ मरता नहीं है और लूफी के पापा मंकी डी ड्रैगन वहाँ आके उसकी जान बचा लेते हैं। जिसके बाद साबो अपनी पूरी लाइफ रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ बिता के उनके साथ ट्रेनिंग करता है और अब वो रेवोल्यूशनरी आर्मी का सेकंड इन कमांड भी बन चुका है। और एस के डेविल फ्रूट को साबो को जीतने को बोल के लूफी जोरो और किनेमोन के साथ वहाँ से निकल जाता है और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। वीडियो भले ही खत्म हो चुकी है, बट हमारे ड्रेसरोसा की स्टोरी अभी भी बाकी है क्योंकि इस आर्क की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं जल्दी से का पार्ट 2 लेके आ जाऊं तो इस वीडियो में फटाफट से 2000 कमेंट नीचे कर दो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मैं मिलूंगा तुम सभी को ड्रेसरोसा आर्क के पार्ट 2 में। हेलो ब्रो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।